नमस्कार। हमारे चैनल आज हमारे बीच में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री दीपक रंजन जी और हम इनके जीवन परिचय और राजनीतिक संघर्ष समाजवादी पार्टी के भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका दीपक। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। जैसा कि चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव भी करीब आ गए हैं, तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर क्या देख रही है? देखिए विजय जी, ये सही मायने में ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है और ये देश का चुनाव है, देश को बनाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। समाजवादी पार्टी देखिए निरंतर संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है और समाजवादी पार्टी पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की कुशासित सरकार केंद्र में चल रही है उसको उखाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संघर्षरत। और जिस तरीके से अवाम का, हिंदुस्तान की महान जनता का प्यार और आशीर्वाद इंडिया ब्लॉक को मिल रहा है, हम समझते हैं कि 2024 के आगे आने वाले आगामी चुनाव में हिंदुस्तान की महान जनता, हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता सिर्फ बटन दबाने का इंतजार कर रही है। क्योंकि देखिए, जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं वो सरकारें बटन दबाने से जाती भी हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जनता को सिर्फ ठगने, झूठ बोलने और बहकाने का काम किया। और अब की बार हिंदुस्तान की महान जनता इनके झूठ, बहकावे और छल में आने वाली नहीं है। वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं। आज जनता जब उनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात कर रही है तो उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं, क्योंकि ना उन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में कोई काम किया है, ना उन्होंने शिक्षा की दिशा में काम किया है, उन्होंने किसी दिशा में काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई से बांट करके राजनीति की है। लेकिन अब जनता इनके छल बहकावे में आने वाली नहीं। जनता ने पूरा माइंड सेट कर लिया है कि अब की बार हिंदुस्तान की जनता जो है इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने जा रही है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी जितने भी प्रत्याशियों को उतार रही है वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं? बिल्कुल। जो है आपने देखा होगा, जिस तरीके से अभी 16 प्रत्याशी हमारे मैदान में हैं, आदरणीय से अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से 16 प्रत्याशियों का चयन किया है, निश्चित रूप से सारे मजबूत प्रत्याशी हैं। और हम समझते हैं कि इंडिया ब्लॉक में पीडीए एक स्ट्रेटजी है। आज इस सरकार में जितने लोग भी दलित, शोषित, वंचित हैं, उनकी आवाज बनकर के समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उनको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता ही जनार्दन है। जनता ने मन बना लिया है अब की बार इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का। ईवीएम के ऊपर आपका क्या कहना है? करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गुहार लगाई गई और हम समझते हैं कि ईवीएम में बदलाव, ईवीएम तभी बंद होगा जब इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है ना कि हम एक 50 रुपए का पिज्जा भी जब खरीदने जाते हैं तो हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है, हमें उसकी रसीद मिलती है। लेकिन हम जो 5 साल के लिए देश का चयन करने जा रहे हैं, देश की सरकार का चयन करने जा रहे हैं, हमको उसमें क्या मिलता है? कोई प्रूफ मिलता है? तो देखिए, ये बहुत ऐसा विषय है कि जिसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 2024 में जब इंडिया मोर्चा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ईवीएम के माध्यम से नहीं, हम लोग उसके बैलेट के माध्यम से चुनाव कराने का काम करेगी समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की सरकार। इस चुनाव में आपकी क्या अहम भूमिका है समाजवादी पार्टी में? देखिए, सिर्फ इस चुनाव में नहीं, मैंने जब से समाजवादी पार्टी में हम लोग हैं तब से जितने भी चुनाव आए हैं, प्रधानी से लेकर के, बीडीसी से लेकर के, नगर निकाय से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, लोकसभा से लेकर के, जो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हम लोग की जिम्मेदारी तय करता है, हम लोग उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए पखवाड़ा का कार्यक्रम तय करके हम लोग को दिया है कि जिसके माध्यम से हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं, सभी क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। पीडीए पखवाड़ा के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जालिम हुकूमत ने आपकी शोषितों को, वंचितों को और अल्पसंख्यकों को, इन लोगों को दबाने का काम इस सरकार ने किया। तो अखिलेश जी ने आपको इस बार क्या जिम्मेदारी, जैसे पिछली बार आपको लोकसभा चुनाव में आपको प्रभारी बनाया गया था, श्रीमती पूनम सिन्हा जी को चुनाव लड़ाया आपने, इस बार आपको क्या? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। प्रभारी ने मुझे सहयोगी बनाया था। मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती पूनम सिन्हा जी का मैं सहयोगी था और पार्टी जहां में लगा, लेकिन लोग बताते हैं कि आपकी उस चुनाव में बहुत अहम भूमिका थी। कोई भी चुनाव होता है, हर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी अहमियत समझता है, अपने अहम को समझता है, उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारी लगाई जाती है। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता, हमें वार्ड में भी हमें जिम्मेदारी दे दी जाएगी, अपने वार्ड में लग जाएंगे। देवरिया का एक लड़का लखनऊ जैसे शहर में आकर राजधानी में राजनीति करता है। आपको लोग बताते हैं अखिलेश जी कि आप बहुत करीबी हैं, आपकी अन्य पार्टियों में भी
बहुत अच्छी पकड़ है। लोग बताते हैं कि दीपक रंजन जी से एक फोन करवाने पर काम नहीं रुकता है, ऐसा क्या है? ऐसा लोग नहीं, क्यों कहते हैं? देखिए ऐसा है ना कि सिर्फ मैं ही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बहुत करीब है। और रहा सवाल देखिए देवरिया का, मेरे पिताजी देवरिया में पोस्टेड थे, सिविल कोर्ट में थे, सिविल कोर्ट में रीडर थे वो, और नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट थी, ट्रांसफर नहीं होता था। मेरी पैदाइश देवरिया की है और हाई स्कूल तक स्कूलिंग मैंने देवरिया में की अपने माता पिता के साथ रह करके। उसके बाद मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा हायर स्टडीज के लिए लखनऊ जाए, राजधानी जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो मैं भी लखनऊ आ गया और लखनऊ में मैंने यहाँ पर महर्षि विद्या मंदिर से मैंने एंटर किया। उसके बाद हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर के हमने ग्रेजुएशन अपना किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। और देखिए रहा सवाल आप जो पूछ रहे हैं हमसे कि फोन का, देखिए जायज काम होगा ना विजय जी, आप भी किसी अधिकारी को फोन करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे, उसमें बात सपा भाजपा बसपा की नहीं, क्योंकि अधिकारी देखिए वही होते हैं। अधिकारी जो सपा में होते हैं वही भाजपा में भी होते हैं, वही बसपा में भी होते हैं, वही कांग्रेस में भी होते हैं। तो काम अगर जायज काम है, अगर आप जायज काम के लिए कहेंगे और अगर आप अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे और अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपके पास इतने पॉइंट्स है कि आप उसको बता सकते हैं, आप उस अधिकारी और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं कि भाई जब जायज काम हम आपसे बता रहे हैं तो जायज काम की अगर आप मांग पूरी नहीं करेंगे तो फिर जनता और ये लोग कहाँ जाएंगे अपनी बात को लेकर के। आपने इस उत्तर प्रदेश में आज पिछले 7 साल से 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा नौजवान से लेकर के महिलाओं से लेकर के सबका उत्पीड़न हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो लोग हम लोग के पास आते हैं, हम लोग से जितना बन पड़ता है हम लोगों की मदद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये समाजवादी पार्टी के आप किसी भी कार्यकर्ता के पास चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी हर निर्बल दुर्बल की आवाज सदैव उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। लेकिन वर्तमान में जैसे आपकी सरकार नहीं है, जो लोग राजनीति में इस सरकार में वर्तमान में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, उनके फोन कराने पर वह काम नहीं होता, लेकिन आपके फोन कराने पर और आपके कहने पर वो लोग कैसे इतनी अच्छी पैरवी करते हैं? देखिए विजय जी, मैंने कहा ना अधिकारी वही है, और अगर आपके पास कोई जायज मांग लेकर के आ रहा है तो आपको बिना हिला हवाली किए आपसे जो बन पड़ता है आपको बिल्कुल उस अधिकारी को फोन करना चाहिए, उस थाने पे फोन करना चाहिए, उस एसएचओ को फोन करना चाहिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अगर जायज मांग कोई लेकर के जा रहा है, अगर उनकी सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकार में अधीन लोग अगर उनके नहीं सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आदमी हम लोग विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी का कार्यकर्ता होने के ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। युवा श्रेणी आपसे इतनी प्रभावित क्यों रहती है? देखिए ये तो उनका प्यार है और मैं समझता हूं कि हम युवाओं के साथ भी रहते हैं, बच्चों के बीच में भी रहते हैं, आदरणीय बुजुर्गों के बीच में भी रहते हैं। तो जब आप लोगों के बीच में रहेंगे, लोग आप अपने को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, तो चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे नौजवान वर्ग हो, सब लोग आपसे जुड़े रहेंगे। ये सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, कई लोगों के अंदर ऐसी बात। आज समाजवादी पार्टी ने आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, पार्टी का बहुत बड़ा आपको जिम्मेदारी दी है, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका दिया है। इससे पहले भी आप प्रदेश सचिव रहे, आपने कई चुनाव लड़वाए। आपको खुद चुनाव लड़ने के लिए आपने कभी सोचा चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए जो राजनीति करता है वो निश्चित रूप से, अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर आपके पास लोग आते हैं, आप फोन करते हैं और जायज मांगे जो आप कहते हैं लोग अपने अधिकारियों के बीच में रखते हैं, तो आपकी बात सुनता है अधिकारी। तो मैं भी चाहता था कि हमको भी कुछ और ताकत मिले, हम लोग भी और करीब जाएं शासन प्रशासन के, और अगर हमारे कलम में और हमारे फोन में और ताकत आए तो हम और लोगों का भला और लोगों का अच्छा कर सकें। तो निश्चित रूप से हम भी चाहते थे, और हम लोग की अब इतनी उम्र हो गई, हम भी चाहते हैं कि हम किसी न किसी सदन का हिस्सा बन करके और लोगों की मदद करें और लोगों के बीच में जाए। विश्वविद्यालय की राजनीति पर आपका क्या कहना है? विश्वविद्यालय में चुनाव स्थगित करा दिए गए हैं, अब चुनाव नहीं होते हैं, अब युवा चुनाव और राजनीति और रणनीति कैसे सीखेगा? देखिए विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ हुआ करते थे वो राजनीति की एक नर्सरी हुआ करती है जी, और विश्वविद्यालय के छात्र संघ के कोख से पैदा हुए बहुत से ऐसे नेता हैं जो बहुत शीर्ष पद पे पहुंचे। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के यूनियन लाइब्रेरियन रहे श्रद्धेय श्री आदरणीय शर्मा जी, जो देश के शंकर दयाल शर्मा जी जो देश के राष्ट्रपति भी हुए, बहुत से ऐसे लोग रहे जो बहुत महान पदों पे पहुंचे। अब ये तो सरकार की तानाशाही है, नौजवानों की आवाज को चलना चाहती है। भाई देखिए विश्वविद्यालय में एक माहौल ऐसा भी आता है कि टीचर जो है अपनी मनमानी करते हैं, फीस कहां से कहां पहुंच गई, आम छात्र वहां पे कैसे पढ़ सकता है।
जब छात्र संघ बहाल था, छात्र नेता हुआ करते थे, तो छात्र नेता अपनी मांग के माध्यम से वीसी से लेकर के कुलपति से लेकर के कुलाधिपति तक, कुल सचिव तक अपनी बात रखते थे, अपनी मांग रखते थे, तो निश्चित रूप से उनकी मांग सुनी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में छात्र संघ बहाल है, तो छात्र संघ भंग है, सॉरी, तो छात्र संघ जब भंग है तो छात्र नेता भी नहीं हो पा रहे हैं कि छात्रों की आवाज उठाएं। तो निश्चित रूप से छात्रों की, नौजवानों की आवाज दबाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब जब बात लखनऊ विश्वविद्यालय की आती है, जाहिर सी बात है कि सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हुए आज देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए, लोग मुख्यमंत्री बने, लोग मंत्री बने, लोग उप मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, कितने सांसद बने। आप भी उसी विश्वविद्यालय से सफर करते हुए राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सही कहा आपने कि यहाँ से महामहिम राष्ट्रपति भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। पुष्कर सिंह धामी हम लोग के साथी थे जी। और और एक समय था कि हम लोग शादी समय व्यतीत करते थे, और वो लखनऊ विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ना चाहते थे, पुष्कर सिंह धामी। और यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं करिएगा, इनको कोश्यारी जी नाम था, ये कौन थे, मुख्यमंत्री हुए, तो पुष्कर सिंह धामी जी को अपना ओएसडी बनाना चाहते थे। और पुष्कर सिंह धामी चूंकि विश्वविद्यालय छात्र संघ का और विश्वविद्यालय छात्र नेता की एक अलग ही गरिमा होती है, तो पुष्कर सिंह धामी छात्र नेता थे और चुनाव लड़ करके छात्र संघ जाना चाहते थे। वो कोश्यारी जी को थोड़ा सा जा नहीं चाहते थे उत्तराखंड, लेकिन गए। उसके बाद वो विधायक हुए और ऐसे मुख्यमंत्री हुए कि जो सीधे विधायक से बिना मंत्री हुए सीधे मुख्यमंत्री बने। आदरणीय शंकर दयाल शर्मा जी महामहिम राष्ट्रपति हुए देश के। बहुत से लोग हुए, आदरणीय श्री अरविंद सिंह गोप जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, श्री विजय पाठक जी डिप्टी सीएम है, तो बहुत से लोग हैं, दयाशंकर सिंह जी आज परिवहन मिनिस्टर हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हुए और समय का चक्र है। हो सकता है कि हम लोग का भी चक्र किसी दिन घूमेगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं और अच्छे से लोगों की सेवा करते आपको देखेंगे। तो आप अपना राजनीतिक प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? देखिए, मैं चंद्रशेखर जी को पढ़ता था, लेकिन अगर आप प्रेरणा बोलेंगे तो आदरणीय श्रद्धेय हम लोग के नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव, उनसे जितना हम लोगों ने सीखा है और जितना हम लोगों ने जाना है, वैसा नेता हमको लगता है धरती पे ना पैदा हुआ और ना कभी पैदा हो पाएगा। नेताजी को हम लोग अपनी प्रेरणा मानते हैं। और 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और बेगम हजरत महल पार्क में कार्यक्रम था 5 नवंबर को, और हम लोग नेताजी के इतने दीवाने थे कि हम लोग दीवानों की तरीके से विश्वविद्यालय से हम लोग बेगम हजरत महल पार्क में 15-20 यूथ के नौजवान लोग थे, वो नेताजी का जिंदाबाद करते हुए हम लोग वहां पहुंचे थे और नेताजी को हम लोग ने सुना था। और नेताजी को सुनने के बाद ही मैं लाइव चूंकि सुना था हम लोग ने नेताजी को, सामने मंच लगा था, बेगम हजरत महल पार्क विश्वविद्यालय से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने नेताजी को सुना और नेताजी से इतने प्रभावित है क्योंकि नेताजी सदैव नौजवानों की बात करते थे और नौजवान कैसे आगे बढ़े इसको लेकर के सदैव चिंतित रहते थे। और वो दिन है और आज का दिन है, और आज के परिवेश में, आज की राजनीति में आदरणीय नेताजी की छवि हूबहू हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर भी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जब भी कभी हम लोग की मीटिंग होती है, कहीं मुलाकात होती है, तो वो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में सदैव चिंतित रहते हैं कि अगर सरकार, देखिए आप डेवलपमेंट के जो भी काम देख लीजिए, आप विकास के जो भी काम देख लीजिए, वो समाजवादी सरकार की देन। आप ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ लखनऊ में ही देख लीजिए। अगर लखनऊ के विकास के काम आपको बता दें, पूरे प्रदेश नहीं, तो मैं समझता हूं कि आपकी डिबेट ये क्या कल शाम तक मैं आपको बताने लगूं और काम नहीं खत्म हो पाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी काम किए वो ऐसे काम किए कि जिससे नौजवानों का, उत्तर प्रदेश की जनता को सीधे लाभ मिला, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी। अब नौजवानों को, छात्रों को आगे पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार में, और 2 फेज जो हम लोग, 2 क्या बल्कि 3 फेज हम लोगों ने झेला कोविड पेंडेमिक का। मुझे नहीं लगता है कि अपने याददाश्त में इतनी बड़ी पेंडेमिक हम लोगों ने कहीं देखी होगी। और जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ लैपटॉप काम आया। वो छात्र छात्राओं ने जो है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का आभार प्रकट किया कि अगर आप हमारे पास लैपटॉप नहीं होता तो 2 साल हमारे बर्बाद हो जाते, हम बहुत पीछे हो जाते। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विजन है, उनकी सोच है।
वो आगे के बारे में सोचते हैं। लोग बताते हैं कि आपकी अन्य पार्टी अन्य समुदायों में भी बहुत अच्छी आपकी छवि मानी जाती है। आप कायस्थों में एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगर कभी आपको अन्य पार्टी में जाने का मौका मिला या कभी आपको ऐसा लगा तो क्या आपके विचार रहेंगे आगे? देखिए, ये तो सवाल आपका मैं सिरे से नकारता हूँ कि किसी पार्टी में मौका मिलेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कहा, यदि आपको मौका, मतलब आपका देखिए विचार कभी ऐसा होता मैं है? यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग को मौका मिला नहीं और कहा नहीं गया, लेकिन दोस्त, नेता और पार्टी एक बार चुनी जाती है और हम लोग ने एक ही बार चुना है। निश्चित रूप से हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से अच्छा नेता पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। तो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं। और आप लोग चूंकि मीडिया जगत से जुड़े लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई किसी पार्टी का नेता बता दीजिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इतना लोगों से मिलता हो। सबसे आसान है मिलना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आप 2 दिन में मन बना लीजिए, हो सकता है व्यस्तता के कारण या आजकल 2 दिन ना हो, तीसरे दिन आपसे मुलाकात हो जाएगी और आपकी बात सुनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे बहुत से मौके हम लोगों ने देखे, और जिसके पास इतना अच्छा नेता हो, इतनी अच्छी पार्टी हो, तो उसी पार्टी के बारे में क्यों सोचेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत करीब आ गए हैं। मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 महीने तीसरी सरकार बनाने के लिए मोदी जी बोल रहे हैं। अभी सदन में उन्होंने बोला कि मैं तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा हूं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है। और अब जनता, मैंने कहा ना कि जनता बटन दबाने का इंतजार कर रही है, और जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं सरकारें बटन दबाने से जाती है। ठीक है, 3 बार नहीं, ये 30 बार ये और आगे कर लेते, लेकिन इन्होंने जनता के लिए अगर कुछ किया हो। आज जनता ने मन बना लिया इनके खिलाफ। आज पूरे देश का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपने स्वास्थ्य की दिशा में क्या किया, मैं बार बार कहता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में इन्होंने क्या किया। आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अगर कोई एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के केसेस उत्तर प्रदेश में। तो किस आधार पे ये कह रहे हैं? इनकी तो पूरी बुनियादी झूठ पे टिकी हुई है। तो इनका झूठ लोगों ने पकड़ लिया है और अब इनकी बुनियाद डगमगा चुकी है। एक टीवी में हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, टीवी में अच्छी ब्रांडिंग होती है, अच्छे ऐड आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस ब्रांड को एक बार खरीदते जरूर है। अगर आप फेयर एंड लवली का ऐड देख लीजिए, उसमें दिखाता है कि अगर आप 6 महीने लगाएंगे तो आपका जो है वो चेहरा बिल्कुल गोरा हो जाएगा और चमकने लगेगा। और कोलगेट से अगर आप दांत साफ करेंगे तो दांत आपके मोती ऐसे हो जाएंगे। लक्स से नहाएंगे तो पूरा बदन आपका फूलों ऐसा खुशबू देगा। आप एक बार 2 बार उस चीज को यूज जरूर करते हैं, और फिर जब दूसरी बार आप उसको यूज करते हैं तो कहते हैं जैसा पहले तो उससे ज्यादा बदतर हो गया। तो कमोवेश इन्होंने ब्रांडिंग अच्छी की और चीजें इन्होंने अच्छे से दिखाया, लेकिन अब जनता ने जब उसको देखा तो समझ चुकी है जनता, और जनता अब इनके झूठ बहकावे में आने वाली है। ये कितने भी झूठ कहते रहेंगे, तीसरी बार आ रहे हैं, चौथी बार आ रहे हैं, अब की बार इनका सुपड़ा साफ है हिंदुस्तान से। तो राम मंदिर की क्या अहम भूमिका मानी जाएगी इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, जब जनता उनसे सवाल पूछती है तो वो राम नाम की चादर ओढ़ लेते हैं और अपने नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म को आगे कर देते हैं। राम के नाम की, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, प्रभु श्री राम को आगे करके ये अपनी नाकामियों को पीछे छुपा लेते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम हमारी मर्यादा है, हमारी आस्था है, और वो आपकी भी आस्था होंगे, सभी की आस्था है। हिंदू धर्म अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, उनकी अलग आस्था होती है। मुस्लिम भाई बहन अपने हिसाब से पूजा करते हैं, उनकी अलग होती है। सिख समाज अपने हिसाब से पूजा अर्चना करता है, उनकी अलग आस्था होती है। क्रिश्चियंस की अपनी अलग होती है। तो उसमें ऐसा क्या है कि देखिए, अब धर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वोट पड़ेगा। अगर आपके काम अच्छे होते हैं ना, अपने काम अगर अच्छे किए होते तो आपके धर्म भी पवित्र हो जाता है। भगवान भी कर्म देखता है, धर्म बाद में आता है। कर्म अगर आपके अच्छे होंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, धर्म निभाने की चीज है, धर्म भुनाने की चीज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्लेटफॉर्म पे धर्म को भुनाने का काम करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा ना कि धर्म तो पूरे हिंदुस्तान वासियों का अपना है, हर आदमी की आस्था है। अब हम हैं, आप हैं, यहाँ पे जितने लोग भी हैं या जितने भी आपके व्यूअर होंगे, हर आदमी पूजा अर्चना करके घर से निकलता होगा।
निश्चित रूप से अब ऐसा तो है नहीं कि प्रभु श्री राम ने कह रखा था कि या किसी गीता में, ग्रंथ में, कुरान में या रामायण में लिखा हो कि प्रभु श्री राम दर्शन देंगे तो अयोध्या में ही देंगे और कहीं नहीं देखेंगे। अरे कण कण में राम है, रोम रोम में राम है, मेरे दिल में राम है, आपके दिल में राम है, सभी के दिल में राम है। अब ये उसको इतना ज्यादा प्रोपोगंडा, इतने ज्यादा चीजें क्यों कर रहे हैं? और जो आज भव्य मंदिर वहां पे बन रहा है या आधे अधूरे मंदिर का उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया या उद्घाटन किया, आज तो मंदिर बन रहा है, हम उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वहां पर मंदिर बन रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको बढ़ाने का काम कर रही है? बीजेपी तो इसको अपना एक तरीके से ट्रम्प कार्ड मानती है कि राम मंदिर का समय चुनाव के समय ही सुर्खियों में लाना और इतना इस पे श्री राम जी के नाम पर चुनाव लड़ना, आपका इस पर क्या कहना है कि ये सही है? देखिए, मैंने कहा तो देखिए चीज सही नहीं है, गलत है। मैंने कहा ना कि प्रभु श्री राम, अखिलेश जी कहते हैं कि श्री राम सबके हैं। बिल्कुल है। श्री राम जी का नाम लेने से कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के श्री राम है। मैंने तो कहा कि मैंने कहा ना, मेरे घर में मंदिर है, मंदिर में प्रभु श्री राम की भी फोटो है, बगल में सीता मैया है, एक तरफ लक्ष्मण जी हैं और नीचे हनुमान भक्त जी बैठे हुए हैं। तो हम लोग रोज पूजा करके निकलते हैं, लेकिन हम दिखाते थोड़ी ना है। सड़क पर हम होर्डिंग लगा करके कोई दिखाएंगे थोड़ी ना। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, आज मेरी माँ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं सड़क पे दिखाता नहीं था कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। या आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, क्या आप सड़क पे जो है दिखाते हैं कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ? तो प्रभु श्री राम सबकी आस्था है, मेरे अंदर है, मेरे रोम रोम में प्रभु श्री राम। अब ये थोड़ी ना उसका मतलब है कि हम उसको कहीं ना कहीं कैश कराएं। ये लोग हर प्लेटफॉर्म पे प्रभु श्री राम को कैश कराते हैं और ये कर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन जनता अब की बार मन बना चुकी है और कर्म के आधार पर वोट करेगी। और धर्म, हर आदमी का धर्म अपना है और हर आदमी धर्म में आस्था रखता है, हर आदमी का धर्म में विश्वास है। आप कर्म तो अच्छे करो। सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो गरीब है, निर्बल है, दुर्बल है, स्वावलंबन के साथ उसको 2 वक्त की रोटी उसके पेट में पड़ जाए। सबसे बड़ा धर्म ये कहता है। जो नौजवान है, जो अशिक्षित है, वो शिक्षित हो जाए। जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न बंद हो जाए, महंगाई दर कम हो जाए। आज की तारीख में आप देख लीजिए कहां रामराज है, आप बताइए। और रामराज कब गया था? अगर हम प्रभु श्री राम को मानते हैं तो उनकी मर्यादा पे चलने का काम भी तो करें, उनके बताए रास्ते पर भी तो चलें। प्रभु श्री राम ने यही कल्पना की थी कि महंगाई दर यहां से यहां पहुंच जाएगी। प्रभु श्री राम ने यही कहा था कि जो है भूख से इतने लोग मरेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा था कि जो है किसान जो धरती का सीना चीर करके अनाज उगाते हैं, वही अनाज हम भी खाते हो, आप भी खाते हो, देश के प्रधानमंत्री भी खाते हैं, वही एक आम साधारण आदमी भी खाता है। क्या हाल है किसानों? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? कितने दिन किसानों ने दिन रात, जाड़ा गर्मी बरसात झेलते हुए अपनी आवाज सुनानी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार ने तो कान और आंख दोनों बंद कर रखा था। ना वो सुन रहे थे, ना इनको देख रहे थे। और इन्हीं का उगाया अनाज खाते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी खुद अनाज उगाते हैं अपने खेत के पीछे? किसानी तो उगाता है। तो जो किसान के साथ और जो किसानों के आंखों में आंसू ले आए, वो सरकार ज्यादा दिन की मोहताज नहीं। वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और चलनी भी नहीं चाहिए। फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? कि आपको छोटे भाई जैसा मानते हैं? देखिए, ये उनका बड़प्पन है और एक वो बहुत बड़ी शख्सियत है। वो केंद्र में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं। फिल्म जगत में भी एक उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और मैं अपने आप को गौरवशाली समझता हूं कि आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी मुझे मानते हैं। मेरा उनसे परिचय है और 2-3 दिन में, 4 दिन में मेरी उनसे बातचीत हो जाती है, हाल चाल हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी जीवन शैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपकी अभी तक जीवन यात्रा कैसी रही है? चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर आपका जीवन परिचय। देखिए, एक शब्द अगर आप कहिए तो संघर्ष। इंसान को संघर्ष करते रहना। संघर्ष तो सब करते हैं, आपका संघर्ष कैसा रहा? लोग बताते हैं कि आप शहर में आए, आप हॉस्टल लाइफ जिए, आपने हॉस्टल लाइफ एंजॉय करी,
मैं ही नहीं विजय जी, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है संघर्ष किया। उसी कड़ी में मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। संघर्ष मैंने कहा ना कि संघर्ष मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। वहां से लेकर आज यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? संघर्ष आपने किया? निश्चित रूप से देखिए, बहुत से हर्डल्स आए, बहुत सी ऊंच नीच हुई, और संघर्ष उसी को तो मैंने कहा कि सारे हर्डल्स को पार करते हुए जो आगे निकल जाए उसका संघर्ष है। आज हम जहां पर बैठे हैं यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दुनिया जानती है कि प्रदेश की राजनीति लखनऊ से ही शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म होती है। आज यहाँ से राजनाथ सिंह जी सांसद हैं मौजूदा, और वो केंद्र में इतने बड़े पद पर विराजमान हैं। अगर आज आपकी पार्टी से वही सांसद उसी पद पर विराजमान होते तो आज क्या परिवर्तन होता? लोग बताते हैं राजनाथ सिंह जी बहुत कम आते हैं शहर में। देखिए, मैं दोनों में अंतर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजनाथ सिंह जी के बारे में। राजनाथ सिंह जी 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं। जनता खोज रही है उनको, लखनऊ की जनता। और हमारे प्रत्याशी में और उनके प्रत्याशी में ये अंतर है कि उनको खोजना पड़ता है, और हमारे प्रत्याशी को जब लखनऊ की देवतुल्य जनता जिता करके भेजेगी तो उनको खोजना नहीं पड़ेगा। वो खुद लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की समस्याएं पूछेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। आज केंद्र में इतने बड़े पद पे हैं, इतने मजबूत पद पे हैं, आप बता दीजिए क्या स्थिति। एक कारखाना लगा हो लखनऊ में, एक कोई अस्पताल बन गया हो लखनऊ में, एक कोई विद्यालय बन गया हो लखनऊ में, एक कोई कंपनी आ गई हो यहाँ पे, तो बता दीजिए किसी रोजगार का अवसर किसी नौजवान को मिल गया हो, तो आप बताइए, तो ऐसे सांसद को क्यों जनता चुनेगी? 2 बार देख लिया जनता ने, लोगों को उम्मीद थी कि बहुत कुछ करेंगे राजनाथ जी, और अच्छे पद पे हैं, यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सही ब्रजेश जी कि हिंदुस्तान का रास्ता, केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ लखनऊ उसकी राजधानी है। तो अब की बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे पटकनी देने जा रहे हैं। राजधानी में चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, और आपकी पार्टी की तरफ से श्री रविदास मल्होत्रा जी को सांसद का प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अब की वो, बल्कि मौजूदा में विधायक भी हैं, और कहा जाता है वो उनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा जेल जाने वाले नेता, सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले नेता, और भाजपा जैसी लहर में वह वर्तमान में विधायक हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस चुनाव को लेकर? अब देखिए विजय जी, मेरी सारी बातें तो राजनाथ सिंह जी से उनकी लड़ाई है। मेरी सारी बातें आपने बता दी। हारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग चुनाव हारे हैं, और इतिहास उठा करके अगर आप देखिए, इतिहास के पन्नों में जाइए, तो बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं। यही महान जनता है, लोगों को सर माथे चढ़ाती है, और जब वो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते ना, तो उनको धूल चटाने का भी काम ये महान जनता करती है। तो अगर आपने कुछ किया होता तो मैं कहता। और राजनाथ जी जब जिस पद पे हैं, तो लोगों की, लखनऊ खासतौर से लखनऊ वालों की, चूंकि यहीं के लोगों ने उनको उस पद पे पहुंचाया, तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। किसकी उम्मीद पे खरे उतरे आप बता दीजिए। और ये सही है कि रविदास जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत पुराने समाजवादी हैं, संघर्षों की वजह से उनका जेल में उनका इतिहास है। आंदोलन उन्होंने बहुत सारे किए, जनता की आवाज़ सदैव उठाई, और अभी वर्तमान में भी वो विधायक हैं। तो जनता उनको हाथों हाथ ले रही, जहाँ पर भी जा रहे हैं लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनको मान रहे हैं। और सिर्फ लखनऊ का ही चुनाव नज़दीक नहीं है, पूरे देश का चुनाव। अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला, आपको शीर्ष नेतृत्व अगर आपको चुनाव लड़ाता है, तो आपकी क्या रणनीतियां रहेंगी? देखिए, लोकसभा तो हमें लड़ना नहीं है। लोकसभा तो जहाँ पर भी पार्टी में जिम्मेदारी देगी वहाँ हम लोग लगेंगे, और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। और आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है, हर आदमी की इच्छा होती है। मैंने पहले भी कहा कि हर आदमी चाहता है कि किसी न किसी सदन का हिस्सा बने, जिससे कि और लोगों की मदद कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। धन्यवाद विजय जी। तो बहुत अच्छा लगा, आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री दीपक रंजन जी मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, अभी उनकी इसके बाद में कई डिबेट्स भी हैं, उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।